एंजल जीएस अकेडमी में आप सभी लोग का स्वागत है। आज हम दिल्ली पुलिस के लिए जो AWTPO के लिए आई है उसकी एग्ज़ाम 27-28 को लगी है। इसके लिए हम साइंस के प्रैक्टिस सेट देखेंगे और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। आप जितना भी आगे पीछे नहीं भी पढ़े हैं अभी तक आप पूरा कॉन्सेप्ट, तो इसके साथ साथ कॉन्सेप्ट भी बताते चलेंगे। आप कॉपी और पेन साथ में पकड़ेंगे और नोट्स बनाते चलेंगे साथ साथ में, ठीक है। तो वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। चलिए, पहला क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित में से किस में न्यूटन का गति का दूसरा नियम शामिल है। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस में न्यूटन की गति का दूसरा नियम शामिल है। देखो न्यूटन की, देखो तो संवेग मतलब न्यूटन का दूसरा नियम संवेग को निर्धारित करता है ना। देखिए न्यूटन का दूसरा नियम किस पे लागू होता है, संवेग पर लागू होता है। देखिए कह रहे हैं न्यूटन का दूसरा नियम है, जब असमान द्रव्यमानों के दो निकायों पर एक ही समय के लिए एक ही बल द्वारा कार्य किया जाता है तो दोनों निकायों द्वारा प्राप्त संवेग समान होता है। ये न्यूटन का सेकेंड लॉ है। कौन? न्यूटन का प्रथम क्या आता है? जड़त्व का नियम है। प्रथम जड़त्व का नियम। देखो विराम में, देखो पहले नियम में क्या कहता है न्यूटन कि अगर कोई वस्तु स्थित है, अगर उस पर बाह्य बल न लगाओगे तो अपनी ही स्थिति में बनी रहेगी, बाह्य बल लगाओगे तो स्थिति में उसके परिवर्तन होगी। तो ये कौन सा नियम है? प्रथम नियम है। प्रथम नियम किसका है? जड़त्व का नियम है। तीसरा का क्रियापद का नियम। एक लड़का मांसपेशियों के बल का उपयोग करके अपने हाथ से दीवारों को मारता है। देखो दीवार से कोई लड़का है, मान लो मारना है दीवार पे, फिर तो उस पर बल का अनुभव लगेगा ना। तो क्रिया और प्रतिक्रिया, एक्शन करोगे तो रिएक्शन भी होगी। तो कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा? देखो संवेग का नियम, दूसरा नियम किसका है? संवेग। ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर। देखो पहला वाला किसका नियम होता है? पहला जड़त्व का नियम, पहला जड़त्व का नियम, दूसरा संवेग का नियम, दूसरा संवेग का नियम, तीसरा क्रिया प्रतिक्रिया है जो रेखीय संवेग के नियम पर लागू होता है। किसके? रेखीय संवेग के नियम पर लागू होता है। याद रखें, पूछता है। देखो आप सब लोग जानते हैं क्रिया प्रतिक्रिया के जितने उदाहरण सब जानते हैं, लेकिन पूछ लेता है क्रिया प्रतिक्रिया किस पर लागू होता है, तो किस पर लागू होता है? रेखीय संवेग के नियम पर, ठीक है। इसको आप तैयार कर लेंगे, ठीक है। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन ए राइट आंसर। देखिए पहचान तरीके से संवेग था यहाँ पर ना, तो संवेग से आप सीधा पकड़ लेंगे तो न्यूटन का गति का दूसरा नियम किस पर लागू होता है? संवेग पर, ठीक है। पहला ऑप्शन हो गया। चलो पहला प्रश्न हो गया। दूसरा प्रश्न देखो, चलिए दूसरा प्रश्न है, यंग के मापांक का आयाम कितना होता है। देखिए ये प्रश्न आप जान लेंगे। देखिए यंग के मापांक आयाम जो होता है वो दाब के बराबर होता है। किसके? दाब के बराबर होता है। दाब के बराबर होता है। देखिए दाब बराबर क्या होता है? दाब बराबर क्या होता है? बल बटे क्षेत्रफल। बल क्या? बल की विमा क्या होती है? M/L/T-2 और एरिया क्या होती है? मीटर स्क्वायर मतलब L स्क्वायर। क्या होती है? L स्क्वायर। तो M/L-1 T-2 कौन सी हो गई ऑप्शन? ऑप्शन बी राइट आंसर, ठीक है। इसमें देखो अगला प्रश्न क्या बन सकता है, यहां से आपसे पूछ सकता है विकृति का बीमा बताओ। विकृति क्या होती है जानते हैं आप? डेल L/L मतलब चेंज इन लंबाई बटे लंबाई। तो विकृति कोई बीमा नहीं। विकृति कैसी है? बीमाहीन है। पूछती है, आप उससे पूछे कोड का बताओ। कोड का बीमा क्या होती है? कोड की बीमाहीन होती है। क्या होती है? बीमाहीन होती है। कोड कैसी होती है? बीमाहीन होती है। और कोड का मात्रक पूछे तो रेडियन। कोड का मात्रक रेडियन, ठीक है। तो आप इसको तैयार कर लेंगे, ठीक है। जो हम बता रहे हैं उसको भी ध्यान दीजिएगा और आप क्वेश्चन जो उसको भी ध्यान दे चलेंगे, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए। चलो गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक की इकाई क्या है? देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछ चुकी है और कई बार दिल्ली पुलिस में भी पूछ चुकी है एग्जाम, ठीक है। चलो देखो कैसे होती है गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक की इकाई। देखिए क्या होती है, देखिए आप जानते हैं कि देखिए क्या होती है? F = कैपिटल G M/1 M2 बटे R स्क्वायर। ये देखिए एनसीईआरटी में क्वेश्चन है, ठीक है। कई बार बोर्ड एग्जाम में ही पूछ चुका है इंटर के, तो दिल्ली पुलिस में क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुई है, ठीक है। तो आप इसको ध्यान से देखेंगे और इसका वैल्यू पूछते हैं, वैल्यू हम आपको बता दें। कई एग्जामों में कई तरह से पूछ सकता है क्वेश्चन, तो आप इसको तैयार करेंगे। देखिए कैसे पूछेगी, देखिए एनसीईआरटी क्वेश्चन है, एकदम डिट्टो पूछती है। देखो यहाँ कैसे जी निकालनी है ना, यही है गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक, यही है, ठीक है। गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक यही है। तो क्या हो जाए जरा बताओ? यहाँ जाएगी F/R² बटे M1 M2 = G। M2 = G। F की वैल्यू बल का मात्रक
न्यूटन, दूरी की मात्रक मीटर स्क्वायर, m1 m2 मतलब द्रव्यमान है तो kg गुणे kg क्या हो जाएगी, kg की पावर 2, ऊपर जाएगी तो मतलब क्या हो जाएगी, न्यूटन माइनस मीटर स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर इंटू केजी के ऊपर -2। कौन सा ऑप्शन, यहाँ देखो -2 दिख नहीं, देख रहे हो यहाँ पर, यहाँ -2 है। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन ए राइट आंसर। ठीक है, और सुन लो गुरुत्वाकर्षण के बारे में सुन लो, चलो आगे ही बता देंगे, और प्रश्न आगे हैं, ठीक है आगे बताएंगे। चलो अब देखो, ये लो आ गया, रॉकेट के सिद्धांत पर कार्य करता है कौन सा नियम, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, ऑप्शन सी राइट आंसर। ठीक है, रॉकेट का सिद्धांत इसी तैरना इसी संभव हुआ है, गोली चलना इसी संभव हुआ है। ठीक है, समझ रहे हो बात को, क्रिया प्रतिक्रिया नियम यही है, गोली चलना, ठीक है, गोली चलते हुए व्यक्ति पीछे की तरफ झटका लगना इसी का उदाहरण है, तैरना संभव हुआ इसी कारण हुआ। ठीक है, और तीसरा नियम रॉकेट के सिद्धांत पर कार्य करता है, कई बार एग्जाम पूछा है, ये भी ध्यान देंगे आप। ठीक है, आगे चलें, देखिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित कौन सा वैद्युत स्तंभ विभव का मात्रक है, विभव का मात्रक देखिए क्या होती है, देखिए V बराबर W/Q, क्या होता है, एकांक परिक्षण आवेश को अनंत से लाने में विद्युत क्षेत्र में किया गया कार्य कहलाता है विद्युत विभव कहलाता है। तो W का मात्रक क्या होता है बीमा, mL² T-2, आवेश क्या होती है AT, आवेश क्या होती है AT, T ऊपर जाएगी क्या हो जाएगी mL T की पावर -3, A को एम्पियर होती है, एम्पियर का स्थान यहाँ क्या लिखे हैं I लिखे हैं, मतलब I इनवर्स हो जाएगी। ठीक है, कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, आगे चलें, चलो अगला देखो, अगला देखो, यदि एक कण की गति 3 गुना बढ़ जाती है तो उसकी गतिज ऊर्जा में कितनी वृद्धि होगी। सुनो, गतिज ऊर्जा कितनी वृद्धि पूछे ना, तो गतिज ऊर्जा क्या होती है, 1/2 mv², काइनेटिक एनर्जी से कहते हैं इंग्लिश में हम KE, क्या कहते हैं KE। कह रहे पहले देखो प्रारंभ में कितनी थी, प्रारंभ में इतनी थी, वेग इसका क्या किए 3 गुना बढ़ा दिए, मतलब कहने का मतलब ये है काइनेटिक एनर्जी जो है वेग के अनुक्रमानुपाती होती है, वेग के स्क्वायर के, तो पहले 3 गुना बढ़ा दिए, पहले भी थी फिर क्या कर दिए 3 गुना बढ़ा दिए, मतलब क्या हो गई 3 के स्क्वायर 9 भी स्क्वायर, तो क्या हो गई पहले के बच्चा कितनी गुना 9 गुना, पहले के बच्चा कितनी गुना 9 गुना। समझ गए, कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन सी राइट आंसर। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न देख लो, सर्वभाविक गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक G का मान सबसे पहले किस भौतिकी वैज्ञानिक द्वारा निर्धारित किया। इसमें देखो एक और ऑप्शन ई ऑप्शन डाल दो, मैं ये ऑप्शन डाल दो न्यूटन, किसको न्यूटन, तो कई लोग न्यूटन टिप देंगे तुरंत, कई लोग तो न्यूटन टिप देंगे, लेकिन नहीं, इसको दिया था हेनरी कैवेंडिश ने। ठीक है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, याद रखेंगे। जी का मान किसने बताया, जी का मान कितना होता है, 6.67 गुणे 10⁻11, 6.67 गुणे 10⁻11 होता है, मात्रक भी पीछे बता दिए तो याद रखेंगे आप लोग। ठीक है, आगे आज चलो, यदि गैस का तापमान दुगना कर दिया जाए तो ध्वनि का वेग हो जाएगा। देखो गैस का, अब देखो होता क्या है, देखो गैस का तापमान ध्वनि के, देखो जो गैस का तापमान होता है ध्वनि कैसा होता है, अनुक्रमानुपाती होता है, √2 के होता है, किसके √2 के। देखो होता क्या है, गैस का तापमान दुगना कर दिया जाए तो ध्वनि का वेग हो जाएगा। देखो ध्वनि का वेग जो होता है गैस के तापमान के √2 के अनुक्रमानुपाती होती है। तो कहे क्या रहे, तापमान दुगुना कर रहे हैं, टी क्या कर रहे हैं 2 गुना कर दें, तो भी डायरेक्ट प्रोपोर्शनल किसके हो जाएगी, बताओ 2 दुगना कर दे रहे हैं ना, 2√T, T बाहर करोगे तो क्या भी आ जाएगी, मतलब भी क्या हो जाएगी, V2 जो होगी डायरेक्ट प्रोपोर्शनल किसके होगी, √2V1। ठीक है, देखो कुछ लोगों ने समझ आया, देखो कैसे समझोगे, देखो V1 कितना दिया है √T है, V1 √T होता है, जो ध्वनि होता है, ध्वनि का वेग जो होता है ताप के अनुक्रमानुपाती होता है √में। ठीक है, तो देखो पहले इतना था, मतलब कह सकते हो V1 बराबर कितना दिया, √T दिया है। ठीक है, ये दिया है, अब कह रहे हैं तापमान को दुगना कर दें, तापमान कितना कर दिए दुगना, तो V2 = क्या दे दिए, तापमान को दुगना कर दिए, मतलब 2
√t कर दिए, ठीक है, √2 कर दिए, तो v2 इक्वल टू क्या हो जाएगी, √2 इधर हो जाएगी, √t इधर कर सकते हो ना, कर सकते हो। जरा बताओ √2 किसके बराबर है, v1 के बराबर है ना, तो v2 इक्वल टू क्या लिख दोगे, √2 v1। कैसा ऑप्शन, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, समझे। चलो आगे, आकाश का रंग है जो एक अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष में देखे, कोई भी अगर अंतरिक्ष में चाह के देखोगे ना काला ही दिखेगा, ठीक है अंतरिक्ष में गए वहां देखोगे तो आसमान कैसे दिखेगा, आकाश काला, तो ऑप्शन डी राइट आंसर। निम्नलिखित में से किसे केल्विन में मानव शरीर का सामान्य तापमान माना जा सकता है, बताओ। केल्विन में बताने हैं मानव के तापमान कितने होंगे, देखो 37 डिग्री सेल्सियस नॉर्मली होती है मनुष्य की, ठीक है, तो 273 किसकी होती है, केल्विन में होती है, तो इसको जोड़ दो 37, 7 3 10 के शून्य से लगा 1, 7 3 10 1 11, तो 310, ऑप्शन बी राइट आंसर। कौन सी तरंगदैर्घ्य सीमा दृश्य प्रकाश की प्रतिनिधित्व का करती है, ठीक है, तो आप इसको जितने भी तरंगदैर्घ्य है आवृत्ति इसको आप तैयार कर लेंगे, ठीक है, कौन सा होगा ऑप्शन, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ठीक है, ये हमको याद था, आप लोग भी याद कर लेंगे, ठीक है, नहीं सॉरी नैनोमीटर, कितना होगा नैनोमीटर, क्योंकि लगभग में है, ठीक है उसके, और देखिए एंगस्ट्रॉन में जल्दी मात्रक आते नहीं, ठीक है, तरंग नैनोमीटर मतलब आसपास ही है, ठीक है। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, याद रखेंगे। दृश्य प्रकाश की तरंगदैर्घ्य कितनी होती है, 400 से 700 नैनोमीटर तक। अगला प्रश्न, लॉजिक गेट को पहचानिए, जरा बताओ लॉजिक गेट क्या होती है, लॉजिक गेट को पहचानिए, लॉजिक गेट को पहचानिए, ये तुम्हारा गेट है, ठीक है, ये गेट तुम्हें दिए हैं, हाँ, ये कैसा गेट है, और गेट है, कैसा है ये और गेट, इसको जोड़ दिए तो नॉर गेट हो गया, क्या हो गया नॉर गेट, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ये इलेक्ट्रॉनिक युक्ति प्रश्न है तो इसको भी आप ध्यान देंगे, ठीक है। ये देखो ये प्रश्न ये किसका है, ये और गेट है, कैसा है और गेट है, ठीक है, इसमें ये वाला पार्ट जोड़ दिया तो कैसा हो गया नॉर गेट हो गया, तो याद रखेंगे इसको। निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण उष्मा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, बताओ, उष्मा को विद्युत ऊर्जा में कौन परिवर्तित करता है, जनरेटर। कौन सा, अरे शादियों में देखते हो ना लाइन कट जाती है, शादी में लाइन कट गई, हाँ शादी में लाइन कट गई तो आता है जनरेटर वाला, इसको चालू करता है, हाँ तो फिर लाइट जलने लगती है, यही होता है ना, बताओ बताओ, विद्युत ऊर्जा है उसको किस में कर देगा, अरे सॉरी उष्मा है उसको बदलेगा इसे, तो किस में हो जाएगा, विद्युत ऊर्जा में हो जाएगा, समझे बात को, अरे जनरेटर वाला सिस्टम, हाँ आगे देखो, चलो, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितने के बराबर, कितने जूल होता है, एक इलेक्ट्रॉन में 1.6 × 10⁻⁻19 जूल। कार्य का सबसे छोटा मात्रक है एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एक हॉर्स पावर कितनी होती है, एक एचपी, एक एचपी बराबर कितना 746 वाट। ये पेट की एग्जाम में भी आया था हाल ही में प्रश्न, तो याद रखेंगे आप, ठीक है, थर्ड शिफ्ट में आया था ये क्वेश्चन। एक हॉर्स पावर कितना, एक हॉर्स पावर कितना 746 वाट, ठीक है, ठीक है, याद रखेंगे। 1 किलोवाट घंटा बराबर कितना, ये भी इसी लाइक लिख लो, 1 किलोवाट घंटा बराबर 3.6 × 10⁻6 जूल। 6 या माइनस होता है कि प्लस होता है, यही होता है, ठीक है, 3.6 × 10⁻6 जूल, ठीक है, तैयार कर लेंगे इसको प्रश्न, यहाँ से प्रश्न बन सकती है। पीएन संधि जंक्शन डायोड जुड़ा हो तो विद्युत रोधक के रूप में काम करता है। देखो होता क्या है इसमें, देखो अगर देखो, ठीक है, अब देखो, देखिए आगे, देखिए ये हो गया, इसको एन को ए प्लस है ये माइनस है, सुनिए, अगर आप पॉजिटिव को पॉजिटिव से जोड़ देंगे और नेगेटिव को नेगेटिव से, वो कैसा अभिनत होता है, अग्र अभिनत होता है। कौन सा, अग्र अभिनत। अगर यही आप उल्टा जोड़ दें, अगर इसको अगर उल्टा जोड़ देंगे यहीं पर अगर आप उल्टा जोड़ देंगे, यहीं पर अगर आप उल्टा इसको जोड़ दें, उल्टा जोड़ने की आप यहाँ लिख दें कि यहाँ माइनस कर दें और यहाँ पर प्लस कर दें,
अगर नेगेटिव वाला पॉजिटिव जोड़ दे रहे हो और पॉजिटिव वाला नेगेटिव से, तो कैसा हो जाता है, पश्च अभिन्यत हो जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन इसका कौन सा होगा, अग्र अभिन्यत। ठीक है, याद रखेंगे। आगे प्रश्न, चलिए, परमाणु रिएक्टर में मंदक का कार्य कौन करता है, बताओ। चलो आगे देखो, परमाणु रिएक्टर में मंदक का क्या कार्य है, क्या कार्य है, मंदक कार्य क्या करता है बताओ, विखंडन प्रक्रिया को नियंत्रित करता है। ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर। ठीक है, विखंडन प्रक्रिया क्या करता है, नियंत्रित करता है, कौन, मंदक। ठीक है, मंदक में काम कौन कौन करता है जरा बताओ। डीटीओ करता है, भारी जल और ग्रेफाइड, भारी और ग्रेफाइड। मंदक कार्य कौन कौन करते हैं, डीटीओ और ग्रेफाइड, यही करते हैं ना। और कैडमियम की छड़ भी करती है, कैडमियम की छड़, सीडी की छड़, ये किसका कार्य करते हैं, नियंत्रक काम करते हैं। नाभिक की विखंडन की परमाणु रिएक्टर में मंदक का कार्य कौन करते हैं, यही डीटीओ, ग्रेफाइड और कैडमियम की छड़, याद रखेंगे। पूछ सकता है डीटीओ का कार्य क्या होता है परमाणु रिएक्टर में, तो अब क्रिया को मंद करने का कार्य होता है। ठीक है, आगे देखो, खींचे हुए, अगला प्रश्न है, खींचे हुए धनुष से तीर छोड़ते समय धनुष के स्थिति ऊर्जा को किसमें परिवर्तित किया जाता है। देखो, धनुष से बना लो, धनुष बना लो भैया, ये लगाए तीर, खींचे इसको, खींचे यहाँ आया, फिर छोड़ दिए, किसमें गया, गतिज ऊर्जा में। किसमें गया, गतिज ऊर्जा में। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक बात, अरे छोड़ दिए, देखो स्थित थी, तान के स्थिर में अवस्था छोड़े, किसमें जाएगी, गतिज ऊर्जा में जाएगी ना, गति करेगी ना, काइनेटिक एनर्जी। ऑप्शन बी इज द राइट। शुष्क सेल में कौन सी ऊर्जा संग्रहित होती है, रासायनिक ऊर्जा। वो बच्चों वाले जो पहले बैटरी लगा के ऐसे जोड़ते थे, हाँ, उसमें लगा के इसका तार इसमें जोड़ते थे और पानी डाल के उसको जलाने लगते थे, हाँ, रासायनिक ऊर्जा। ठीक है, कौन सी शुष्क सेल में कौन सी ऊर्जा संग्रहित होती है, रासायनिक ऊर्जा। ठीक है, याद रखेंगे। चलो, यदि कोई तरल ठोस सतह को गीला नहीं करता है तो उसके संपर्क में कोण क्या बनता है, अधिक कोण बनता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, अगर गीला जब करता है तो न्यून कोण बनता है, याद रखेंगे इसको, बात को आप। ठीक है, हाँ, ये चैप्टर किस चैप्टर का है, सरफेस टेंशन का सवाल है। सरफेस टेंशन मतलब पृष्ठ तनाव का। ठीक है, सरफेस टेंशन का सवाल है। ठीक है, याद रखेंगे इसको, बात को। जब सतह को गीला करता है तो न्यून कोण बनता है, जब सतह को गीला नहीं करता है क्या बनता है, अधिक कोण बनता है। बात कंफर्म, याद रखेंगे इसको। इसमें तो आपको अधिक कोण पूछ दे दिया, अगले में न्यून कोण भी दे सकता है, तो बात को भी ध्यान में रखेंगे। देखो अगला, एक कण को विरामावस्था से प्रारंभ होकर नियत तौर से गतिमान होता है तो पहले 10 सेकेंड में x की दूरी तय करता है, फिर अगले 10 सेकेंड के दौरान वो x2 दूरी तय करता है, तो तय की गई दूरी के बीच संबंध क्या है, बताइएगा। चलिए देखिए, प्रश्न हो गया। देखिए, इसमें अब फार्मूला कौन सा लगाएंगे आप, s इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 AT²। अब इस फार्मूला से लगाए, प्रारंभ में u 0 कर दीजिएगा। ठीक है, प्रारंभ में तो 0 होगा ना, प्रारंभ में विरामावस्था से स्टार्ट है तो तुम्हारा u इक्वल टू यहाँ क्या होगा, 0 होगा। इसको आप तय कर लेंगे। देखो यहाँ से s दूरी निकलेगी, यहाँ से एक बार देखो a तुम्हें दी है 10 सेकेंड, पहले 10 सेकेंड में, तो यहाँ तोड़ निकाल लेंगे। तो आप इसको हल कर लेंगे, आंसर मैं बता दे रहा हूँ आपको। अब इसको होमवर्क में इसको हल करके कमेंट में आंसर बताएंगे आप। ठीक है, इसको कमेंट में आंसर करेंगे आप। ठीक है, मैं आंसर भी नहीं बता रहा, आपको कमेंट में इसको आंसर करना है आपको सभी को। ठीक है, आंसर करने आप पढ़ रहे हैं तो इसकी जिम्मेदारी आपकी है, आप इसका कमेंट बॉक्स में आंसर हमें देंगे। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। चलिए, जी क्या है, गुरुत्वाकर्षण के कारक त्वरण है, का मान कहाँ अधिकतम होता है। देखिए, ये भैया आपकी पृथ्वी का है, एक मिनट, ये देखिए आप लोग पृथ्वी लेके आया मैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ क्या होता है, देखिए आप, अब देखिए वायुमंडल। ठीक है, देखिए जरा यहाँ पर, देखिए यहाँ आपका इक्वेटर है, एक मिनट, चलिए देखिए होता है क्या, देखिए यहाँ पर आपका क्या होता है, एक मिनट, देखिए यहाँ पर ई मतलब यहाँ पर इक्वेटर होता है। ठीक है, यहाँ पर पोल मतलब ध्रुव, और यहाँ पर भूमध्य होता है, और यहाँ पर ध्रुव। देखिए आप जब यहाँ से भूमध्य रेखा से
ध्रुव की ओर जाएंगे, ध्रुव की ओर जाएंगे तो आपकी गुरुत्वाकर्षण त्वरण का मान बढ़ता है। क्या होता है? बढ़ता है। ठीक है, बढ़ता है, त्वरण का मान बढ़ता है। अगर आप यहां से पोल से इक्वेटर की ओर जा रहे हैं, पोल से इक्वेटर की ओर आ रहा है, पोल से इक्वेटर मतलब ध्रुव से भूमध्य रेखा की ओर आ रहे हैं, तब आपका जी का मान घटता है, जी का मान घटता है। अगर आप यहां से पृथ्वी के ऊपर जा रहे हैं तब भी जी का मान घटता है। अगर आप पृथ्वी के नीचे आ रहे हैं तो भी जी का मान घटता है। याद रखिए, जी का मान कहाँ कहाँ घट रहा है। अगर आप पृथ्वी की सतह से ऊपर जा रहे हैं तब भी आप जी का मान घटता है। अगर पृथ्वी सतह से नीचे आ रहे हैं तब भी जी का मान आपका घटता है। और घटता है। और सुनो, जब तुम यहां से इक्वेटर से पोल की ओर जाओगे तो बढ़ता है, पोल से इक्वेटर आओगे घटता है। इसको आप याद रखेंगे बात को। ठीक है, आप ये सब बात याद रखेंगे। यहां से क्वेश्चन बन सकती है। तो बताओ अधिकतम कहां होगा? ध्रुव पर अधिकतम होगा। किस पर? ध्रुव पर। अगला प्रश्न, बाल पेन का सिद्धांत काम करता है, बताओ। बाल पेन का सिद्धांत पृष्ठ तनाव पर काम करता है। ये देखो तुम्हारी नोटबुक, ये क्या है? नोटबुक। क्या है? नोटबुक। इस पे लिखने आए, कलम से अपने लिखते हुए आए, ये तुम्हारी स्याही सभी जगह सिमट गई। ठीक है, सिमटती है ना, वो किसके कारण? पृष्ठ तनाव के कारण। ऑप्शन डी विल बी राइट आंसर। अच्छा, सोनार निम्न में से किस सिद्धांत पर आधारित होता है? चलिए, सोनार निम्न में से किस सिद्धांत पर आधारित है? किस पर है बताइए? सोनार आपका ध्वनि तरंगों के परावर्तन पर आधारित है। सोनार किस पर है? ध्वनि तरंगों के परावर्तन। कुछ प्रश्न आपके लिए नए होंगे तो उसको आप तैयार कर लेंगे। सोनार किसके लिए होंगे? ध्वनि तरंगों के परावर्तन यानी प्रतिध्वनि के लिए। अनुनाद की स्थिति क्या होती है? एक्सएल बराबर एक्सी। ठीक है, अनुनाद आवृत्ति क्या होती है जरा बताओ, क्या होती है? एक्सएल मतलब ओमेगा एल और एक्सी मतलब 1/ओमेगा सी। तो ओमेगा स्क्वायर बराबर 1/अंडर रूट 1/LC हो जाएगी। तो ओमेगा इक्वल टू कितनी हो जाएगी? 1/√LC हो जाएगी। ठीक है, ओमेगा बराबर क्या होती है? 2πf होती है। तो एफ बराबर क्या हो जाएगी? 1/2π√LC। याद रखेंगे आप लोग। ठीक है, अनुनाद आवृत्ति यही होती है। ठीक है, पूछती है अनुनाद आवृत्ति क्या होता है, तो आप तैयार कर लेंगे। इसके आगे प्रश्न देखेंगे। पृथ्वी की सतह से पलायन वेग का मान कितना होता है? देखिए बड़े ध्यान से लिखिएगा, सब में है, सब में है 11.2 पॉइंट। कितना होता है? हाँ, 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड होती है। ठीक है, 11.2 किलोमीटर प्रति एक सेकेंड कितनी जाती है? 11.2 किलोमीटर जाती है। अगला प्रश्न, प्लान में क्या होता है जानते हो? किसी अंदर उठा के फेंक दो, वायुमंडल में वापस ही नहीं आए। इतनी ताकत अपने अंदर स्टोर कर लो। 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड के वेग से किसी को उठा के फेंक दो और वापस ही नहीं आए। हाँ, इतना एनर्जी रख लो अपने अंदर। ठीक है, चलो अगला देखो। द्रव्यमान यम एक निकाय वेग भी के साथ एक कठोर दीवार से टकराता है और उसी वेग से वापस आता है। निकाय का संवेग होगा। देखिए होता क्या है, संवेग, निकाय का संवेग, टोटल संवेग निकालना है तो फाइनल मान, देखो दीवार है। ठीक है, यम द्रव्यमान का था और भी वेग से एक दीवार से टकराता है। देखो टकराया। ठीक है, ये टकराए और ये वापस आ गए। ठीक है, टकराए और ये वापस, जो वापस आ रहे हो माइनस में लेंगे, हम माइनस में लेंगे। ठीक है, तो होती क्या? फाइनल माइनस टोटल संवेग क्या होती है? फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल माइनस इनिशियल मतलब प्रारंभिक, फाइनल माइनस इनिशियल। तो फाइनल क्या है? फाइनल माइनस जो गए कितने? यम और भी से जाएंगे, यम भी से, तो माइनस यम भी इधर ले लेंगे। और देखो इनिशियल में प्रारंभ में कितने वेग से गए? प्रारंभ में यम भी वेग से गए। ठीक है, लौटे भी कितने वेग से? यम भी से लौटे। ठीक है, अब देखो माइनस एम भी इधर, फाइनल माइनस एम भी और प्रारंभ में एम भी, टोटल एम भी इधर, मिलकर टोटल क्या? -2mv। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ठीक है, अगला प्रश्न। एक तापमापी थर्मामीटर निम्न में से किस सिद्धांत पर काम करता है? थर्मामीटर उष्मागतिकीय शून्यवाद सिद्धांत पर कार्य करता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, थर्मामीटर याद रखिएगा, उष्मागतिकीय शून्यवाद के सिद्धांत पर कार्य करता है थर्मामीटर। ठीक है, अगला प्रश्न। कोणीय संवेग का बीमी सूत्र क्या होता है? कोणीय संवेग का बीमी सूत्र क्या होता है? देखो कोणीय संवेग का फार्मूला क्या होता है आपका? कोणीय संवेग, इसको ओमेगा से बताते हैं हम। ओमेगा से क्या होती है? एम मतलब द्रव्यमान। ठीक है, एल मतलब ml स्क्वायर मतलब
लंबाई ml स्क्वायर मतलब लंबाई नीचे t क्या होती है। देखिए m का मात्रक सीधा आप देखो, इसमें फार्मूले में थोड़ा हमें कन्फ्यूजन है, आप फार्मूले ठीक है देख लीजिएगा एक बार, मैं आपको सीधा फार्मूले इसका बता दे रहा हूँ। देखिए मात्रक क्या होता है इसका, केजी मीटर स्क्वायर बटे टी मतलब समय। क्या अब यहाँ से बीमा निकाल लीजिए आप, केजी क्या होती है m, केजी क्या होती है m होती है, मीटर स्क्वायर मतलब l स्क्वायर होती है, टी ऊपर जाएगी मतलब टी इनवर्स क्या हो जाएगी माइनस टी। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन ml स्क्वायर टी माइनस वन, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न, एक लड़का 140 मीटर त्रिज्या वाले अर्धवृत्ताकार पथ के एक सिरे से दूसरे सिरे तक दौड़ता है, उसका विस्थापन क्या होगा। देखिए अर्धवृत्ताकार है, अर्धवृत्ताकार होती क्या, मीटर त्रिज्या दी है, त्रिज्या मतलब यहाँ से 140 मीटर दी है, टोटल क्या हो जाए 140 इधर 140 इधर मतलब 280, कितनी 280, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है, और विस्थापन आपकी सदिश राशि है, दूरी आपकी अदिश राशि है। विस्थापन शून्य हो सकती है और दूरी कभी शून्य नहीं हो सकती, विस्थापन ऋणात्मक हो सकती है, दूरी कभी ऋणात्मक नहीं हो सकती है, याद रखेंगे भी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा समविभव पृष्ठ के गुण के बारे में सही बताता है। देखो विद्युत क्षेत्र में विद्युत समांतर होती है, गलत है। परिवर्तित वोल्टेज एक समविभव पृष्ठ होता है, गलत है। विद्युत क्षेत्र हमेशा विभव के लंब होता है, बिल्कुल सही, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है, समविभव पृष्ठ में हमेशा समविभव पृष्ठ प्रत्येक जगह विभव क्या होता है समान होता है। ठीक है, समविभव मतलब समान विभव। ठीक है, समविभव पृष्ठ प्रत्येक जगह विभव कैसा होता है समान होता है। समविभव पृष्ठ पर किया गया कुल कार्य शून्य होता है, ये भी आप बात याद रखेंगे। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न आपके लिए, एक साबुन के बुलबुले की औसत त्रिज्या 0.004 मीटर है। साबुन के बुलबुले के अंदर अतिरिक्त दबाव ज्ञात कीजिए अगर साबुन के बुलबुले का पृष्ठ तनाव 12 न्यूटन मीटर हो। आप याद रखेंगे पृष्ठ तनाव का मात्रक क्या होता है, न्यूटन प्रति मीटर होता है, याद रखेंगे। ठीक है, न्यूटन प्रति मीटर मतलब पृष्ठ तनाव का फार्मूला क्या हो गया आपका, T इक्वल टू टेंशन बल F अपान L होती है, F अपान L होती है। ठीक है, इस मात्रक से आप फार्मूले बना सकते हैं। देखिए होता क्या है, आप यहाँ देखिए क्या होता, साबुन के बुलबुले का अंदर कितना होता है, देखिए अंदर दाब कितना, P इक्वल टू 4T अपान R होती है, 4T अपान R। 4T की वैल्यू कितनी दी है 12 न्यूटन दी है, और R की वैल्यू कितनी दी है 0.004 दी है। देखिए इसको आप हल करेंगे कितनी हो जाएगी, यहाँ से अब ऊपर पहले 3 शून्य, यहाँ दशमलव हटाएंगे 3 शून्य ऊपर बढ़ जाएगी, ये दशमलव खत्म हो जाएगी, यहाँ से आपकी 4 से 4 कैंसिल, 12 किलो पास्कल, 1000 हो जाएगी 12 किलो पास्कल। कौन सा ऑप्शन ए, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। किसी विद्युत चुंबकीय तरंग के विद्युत घटक और चुंबकीय घटक के बीच कोण कितना होता है। देखिए विद्युत चुंबकीय तरंग में जो आपका विद्युत क्षेत्र होता है, एक मिनट, किसी विद्युत चुंबकीय तरंग में विद्युत घटक और चुंबकीय घटक के बीच कोण कितना होता है। आप याद रखेंगे विद्युत चुंबकीय तरंग में जो विद्युत क्षेत्र होता है चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत गति करता है, विद्युत क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे के लंबवत गति करते हैं, कितना होगा C π/2 लंबवत होते हैं। ठीक है, विद्युत चुंबकीय तरंगों को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, ये भी बात आप याद रखेंगे। और ये भी याद रखेंगे विद्युत चुंबकीय तरंगों के जो मान होता है 3 × 10⁸ होती है, मतलब प्रकाश की चाल के बराबर होती है इनकी चाल। ठीक है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखिए, एम्पियर में एक तत्व की धारा क्या है। एम्पियर पूछ रहे हैं 6 सेकेंड में 12 जूल पैदा करती है जब उस पर 12.5 ओम का प्रतिरोध लगाया जाता है। ठीक है, तो देखिए हीट H इक्वल टू आई स्क्वायर, एक मिनट, H इक्वल क्या होती है आई स्क्वायर RT। H की वैल्यू कितनी दी है 1200 जूल दिए हैं। ठीक है, I की वैल्यू पूछ रहे हैं, I की वैल्यू निकालनी है। R की वैल्यू कितनी है, R की वैल्यू 12.5 ओम, 12.5 ओम मतलब 12.5 ओम। ठीक है, और T कितनी दिए हैं 6 सेकेंड दिए हैं। ठीक है, अब इसको यहाँ 6 दूनी 12, कितनी हुई 100 इधर हो गई बटे कितनी 12.5 यहाँ से एक शून्य ऊपर बढ़ाएंगे, यहाँ क्या हो जाएगी 1000 हो जाएगी, कितनी हो जाएगी 1000 हो जाएगी बटे आई स्क्वायर, यानी 1000 बटे 150
25 कटा दीजिए आप इसको, 25 का 25, 25 पंजे 125, 25 चौका 100, 40 हुआ 5 40, कितना हो गया 8 है, कितना आ गया 8 इज द राइट आंसर। ठीक है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न, तापमान में वृद्धि के साथ अर्धचालक की चालकता क्या होती है? अर्धचालक की चालकता बढ़ती है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, याद रखेंगे। एक ग्रह के वायवीय वेग के संदर्भ में केपलर का दूसरा नियम के संरक्षण पर केपलर के दूसरा नियम का पूछ रहे हैं, केपलर के दूसरा नियम किस संरक्षण पर कार्य करता है? केपलर का दूसरा नियम किस पर लागू होता है? कोणीय संवेग के नियम पर। देखिए केपलर का होता क्या है, केपलर नियम देखिए, आप यहाँ एक ग्रह रख लेंगे, ठीक है, देखिए सूर्य है, ठीक है, कोई ग्रह जो है अगर सूर्य के पास आता है, ठीक है, कोई ग्रह अगर गति कर रहा है, यहाँ से गति किया, ठीक है, यहाँ आते आते जब सूर्य के पास आते इतनी तेज से जाता है, मतलब होता है क्या है, सूर्य के पास आते ही ग्रह की स्पीड बढ़ जाती है, सूर्य से दूर जाने पर ग्रह की स्पीड घट जाती है, यही केपलर नियम का है दूसरा। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन ए है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न, चुंबकीय आघूर्ण यम एक क्षण चुंबक क्षेत्र में बी क्षेत्र में के साथ थीटा कोण पर रखा जाता है। चुंबक को 180 घुमाने में किया गया कार्य, चलिए घुमाने में टोटल कार्य कितना करना पड़ता है? देखिए W = mv 1 - cos थीटा, 1 - cos थीटा। कितना घुमा रहे हैं? 180 से घुमा रहे हैं, 180 ओमेगा मतलब घुमाने में किया कार्य, मतलब W = mv 1 - 100 cos 180, cos 180 की वैल्यू कितनी होती है? -1 होती है। कितनी? -1 होती है। तो कितनी हो जाएगी? W = mv 1 - 1 मतलब +1 हो जाएगी। टोटल कितनी होगी? W = 2mv। तो कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न, एक धातु के टुकड़े का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल दुगना कर दिया जाता है, ठीक है, लंबाई अपरिवर्तित रखते हैं, ठीक है, इसका प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ेगा? ठीक है, देखिए इसमें होता क्या है, प्रतिरोध लंबाई को अपरिवर्तित रखना है ना। देखिए होता क्या है, आप जानते हैं कि विद्युत विशिष्ट प्रतिरोध = R गुणे A/L, ठीक है, लंबाई को अपरिवर्तित रख रहे हैं, मतलब RA = कांस्टेंट है। क्या है? कांस्टेंट है, मतलब R जो है वो A के अनुक्रमानुपाती है। आप प्रतिरोध जो होती है, क्षेत्रफल क्या होती है? व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो आप क्या कर रहा है? अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल को दुगना कर रहा है। अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल को दुगना कर, इसको दुगना कर देगा तो प्रतिरोध क्या हो जाएगा? आधा। प्रतिरोध क्या हो जाएगा? आधा। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। पिंड के साम्यावस्था में होने के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? पिंड के साम्यावस्था में होने पर निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? देखिए जब पिंड आपका साम्यावस्था में होता है तो पिंड स्थानांतरित साम्यावस्था में होना चाहिए, बिल्कुल सही बात। पिंड घोड़ी साम्यावस्था में होना चाहिए, बिल्कुल सही बात। तो दोनों ऑप्शन सही है, बोथ ए एंड 2। ऑप्शन डी इज द राइट। अगला प्रश्न, दो समांतर तारों के लिए समान दिशा में IA IB धारा D दूरी पर है, दोनों में L लंबाई पर कितना बल लगेगा? कितना बल? देखिए आप पहले जान लीजिए कि अगर धारा समान दिशा में बह रही है, कह रहे धारा समान दिशा में बह रही है, धारा का समान, देखिए दो तार हैं, अगर दोनों में समान दिशा में, देखो दोनों में अगर समान दिशा में धारा बह रही है, इनके बीच कौन सा बल लगेगा? आकर्षण बल लगेगा। कौन सा? आकर्षण बल लगेगा, मतलब अट्रैक्शन। पहले तो रिपल्सन वाला काट दो, इसको ऑप्शन काटो और इसको ऑप्शन काटो और इसको काट दिए। देखिए होता क्या है, μ0 I1 I2 अपान 2πr होती है, ठीक, 2πr होती है और यहाँ L होती है। जरा बताओ कौन सा ऑप्शन यहाँ दिए हैं? क्या IA IB दिए हैं, मतलब यहाँ IA रख लो और IB रख लो, ठीक है, और यहाँ कितना D दिए हैं, D मतलब यहाँ पर D रख लो। तो हो क्या जाए, μ0 IA IB L अपान 2πd। ऐसा कौन सा ऑप्शन मिल रहा है आपको? D। ऑप्शन डी इज द D है, μ0 L IA IB। हाँ, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ठीक है, इसमें देखो रिपल्सन दे दिया, नहीं तो ये भी सही हो जाता, ठीक है, अट्रैक्शन होता तब सही होता। अगला प्रश्न, एक साधारण लोलक की समय अवधि के बारे में सही कथन चुनिए। एक साधारण लोलक के अवधि के बारे में सही समय चुनना है, ठीक है, साधारण लोलक के अवधि के बारे में सही समय चुनना है।
देखिए सरल लोलक पर क्या होता है, साधारण लोलक का मतलब सिंपल, सिंपल हार्मोनिक से प्रश्न से आप देखिए कैसे इसको हल करेंगे। देखिए देखिए जो विषुवत रेखा पर आएंगे मतलब ध्रुव पर, और यहाँ पोल है, ठीक है। ध्रुव देखिए पृथ्वी के, देखिए ध्रुव पर लोलक का अधिक होता है, ध्रुव पर लोलक का आवर्तकाल अधिक होता है, और इस पर कितना होता है, कम होता है। मतलब विषुवत रेखा पर कम होता है, मतलब भूमध्य रेखा, ठीक है, विषुवत रेखा पर कम होता है और ध्रुव पर अधिक होता है। ऐसा कौन सा ऑप्शन है? पृथ्वी के ध्रुव पर लोलक की समय अवधि विषुवत रेखा से अधिक होती है। पृथ्वी के ध्रुवों पर, एक मिनट, चलिए देखिए ये थोड़ा सा मिस हो गया, आपको फिर से मैं बताता हूँ, थोड़ा ध्यान देंगे, एक मिनट। देखिए आपके लिए बढ़िया से पृथ्वी लेके आता हूँ तब बताता हूँ, ध्यान देंगे आप, ठीक है। ये देखिए ब्लू वाली पृथ्वी अपनी आ गई, ठीक है। अब देखिए ब्लू वाली पृथ्वी, थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं, खूब अच्छा खासा पृथ्वी हो गया हम लोग का। अब देखिए आप इसको कैसे करते हैं, लॉक कर देंगे। अब चलिए देखिए मार्कर उठा लेते हैं हम, ठीक है। अब देखिए होता क्या है, ज़रा ध्यान से देखेंगे आप। ये देखिए आपका विषुवत है मतलब इक्वेटर है, और ये क्या है, पोल मतलब ध्रुव है। देखिए अब होता क्या है, देखिए लोलक की जो समय अवधि होगी वो इक्वेटर पर कम होगी, इक्वेटर पर अधिक होगी, इक्वेटर पर अधिक होगी, इक्वेटर पर अधिक, इक्वेटर पर अधिक होगी। लोलक की समय अवधि किस पर अधिक होगी, इक्वेटर पर अधिक होगी, और पोल पर क्या होती है, कम होती है, पोल पर कम होती है। ऐसा ऑप्शन कौन सा है? पृथ्वी के ध्रुव पर लोलक की समय अवधि विषुवत रेखा से अधिक होती है, विषुवत रेखा से अधिक ध्रुव पर नहीं, गलत बात, तुरंत कट। पृथ्वी के ध्रुव पर लोलक की समय अवधि ध्रुव पर विषुवत रेखा से कम होती है, बिल्कुल सही बात, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ठीक है, याद रखिएगा। निम्नलिखित समीकरण में से कौन सा धारा I और अपवाह वेग VD के बीच संबंध दर्शाता है? देखिए ये होता क्या है, अनुगमन वेग और विद्युत धारा में संबंध है, चैप्टर 3 है, विद्युत धारा का है, देखिए 12th फिजिक्स का है। देखिए I इक्वल टू क्या होता है, आई NEA/VD, NEA/VD, एन क्या मुक्त इलेक्ट्रॉन संख्या I है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश, ए क्षेत्रफल, VD अनुगमन वेग। कौन सा ऑप्शन ऐसा? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ठीक है। अगला प्रश्न, अन्योन प्रेरक का आयाम क्या होता है? अन्योन प्रेरक का बीमा आप सीधा सीधा रखें, ml² T-2 और A-2, ठीक है, इसको याद रखेंगे। फार्मूले बताना चाहें, फार्मूले लिख लीजिए आप। होता है क्या अन्योन प्रेरक गुणांक का, क्या होता है, देखिए इसका फार्मूला होता है, इसका फार्मूला होता है E=-m/DI/dt। अब यहाँ से निकालेंगे, इसका बीमा निकल जाएगा, उसे बीमा सब इसका याद रखिए। अन्योन प्रेरक दे दे आपको या स्व प्रेरक गुण दे दे, अन्योन प्रेरक दे दे या स्व प्रेरक दे दे, आप इन दोनों का बीमा सेम ही होती है। 41 का ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला, प्रणाली के अंतरिक्ष ऊर्जा में शुद्ध वृद्धि या कमी में जब 25 जूल को ऊष्मा से प्रणाली में स्थानांतरित किया जाता है और 45 जूल कार्य प्रणाली द्वारा किया जाता है। देखिए होता क्या है इसमें, देखिए 45 जूल कर रहे हैं और 25 जूल, आप सीधा क्या करिए, इसको 25 में से 45 माइनस कर दिए, कितना आएगा, -20। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ठीक है। अगला प्रश्न, 100 डिग्री सेल्सियस और 23 डिग्री सेल्सियस के कुंड तापमानों के साथ काम करने वाले कार्यो इंजन की दक्षता क्या होगी? कार्नो इंजन की दक्षता क्या होती है? कार्नो 1 माइनस T2/T1 क्या होती है? कार्नो इंजन की दक्षता होती है, ठीक है। आप इसको डिग्री में, इसको पहले डिग्री में इसको केल्विन बदलेंगे, केल्विन इस फार्मूले में रखेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन इसका हो जाएगा, कमेंट करेंगे इसका आंसर, ठीक है। फार्मूला हमने बता दिया, अब इस फार्मूले में रखेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। कार्नो इंजन का यही सूत्र होता है, ठीक है, 1 माइनस T2/T1। अगला प्रश्न, दस कूलाम के आवेश को स्थापित करने के लिए किया गया कार्य 5 वोल्ट की संभव पृष्ठ की सतह पर 2 बिंदुओं के बीच होता है। 2 बिंदुओं के बीच कितना कार्य करना पड़ता है? अरे 5 कूलाम वोल्ट, 5 वोल्ट है। देखिए V बराबर क्या जानते हैं आप, V बराबर W/Q, W/Q कितना दिए हैं यही निकालना है, V
Q इक्वल टू क्या हो जाएगी, W हो जाएगी। तो 10 गुणे 5 इक्वल टू W, 10 पचे 50, कितनी 50 जूल कार्य करनी पड़ेगी। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। एमकेएस पद्धति में ऊर्जा का मात्रक क्या होता है। एमकेएस प्रणाली में ऊर्जा का मात्रक क्या होता है, जूल होता है। कौन सा होता है, जूल होता है। अगला प्रश्न, स्प्रिंग स्थिरांक 5 गुणे 10 घाते 3 न्यूटन मीटर का एक स्प्रिंग प्रारंभ में बिना अतत स्थिति में 2 सेंटीमीटर तक खींचा जाता है, तब इसे 8 सेंटीमीटर तक बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊर्जा कितना होगा। ये आपके लिए शानदार न्यूमेरिकल है। ठीक है, आप इसका हल करेंगे और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर आप देंगे। ठीक है, मैं आपको आंसर बता दे रहा हूँ, इसका आंसर क्या हो सकता है। आंसर आएगा इसका 24 जूल। कितना, 24 जूल। आपको फार्मूले बता दूं तो फार्मूला मैं नहीं बताऊंगा। ठीक है, आप इसका आंसर कमेंट में करेंगे। ठीक है, जो भी आपको होमवर्क दिए जा रहे हैं उसका आप आंसर कमेंट में करेंगे। ठीक है, अगर आप जिम्मेदारी से पढ़ते हैं तो करेंगे ही। ठीक है, हाँ। अगला देखिए, यदि एक समांतर प्लेट संधारित्र के प्लेटों के बीच की दूरी को अन्य मापदंडों को अपरिवर्तित रखते हुए आधा कर दिया जाए तो नई धारिता हो जाएगी। देखिए, समांतर प्लेट संधारित्र है ना, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता क्या होती है, C इक्वल टू A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D होती है। क्या होती है, A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D होती है। कह रहे हैं बाकी सभी मापदंडों को अपरिवर्तित रखें, मापदंडों को अपरिवर्तित रख के दूरी को बढ़ा घटाएं। दूरी क्या कर दिए, आधा कर दिए। मतलब इसको भी, मतलब C जो है डायरेक्ट किसके हो जाएगी, D के। अगर दूरी आधा कर देंगे आप तो क्या हो जाए, दूरी आधा करेंगे तो नई धारिता क्या है, प्रारंभिक धारिता की दुगुनी, प्रारंभिक तो 1/3, प्रारंभिक धारिता के 9 गुना। ठीक है, तो क्या हो जाएगी, आधी करेंगे मतलब C प्रोपोर्शनल 1/D/2 ऊपर जाएगी, मतलब C 2/D, मतलब प्रारंभिक कितनी हो जाएगी, दोगुनी हो जाएगी। प्रारंभिक धारिता के दोगुनी। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्यूरी ताप से ऊपर लौह चुंबकीय पदार्थ क्या हो जाता है। देखिए, क्यूरी ताप के ऊपर लौह चुंबकीय पदार्थ किसमें कार्य करता है, अनुचुंबकीय बन जाता है, अनुचुंबकीय बन जाता है। एक बात और रखिए, म्यू आर का मान, अगर म्यू आर मतलब क्या है, आपेक्षिक चुंबकशीलता है। ठीक है, अगर इसका वैल्यू 1 से छोटा है, 1 से छोटा है, 1 से छोटा ऐसे करेंगे, 1 से छोटा तो प्रतिचुंबकीय होगा। क्या होगा, प्रतिचुंबकीय पदार्थ होगा। ये पूछती है, प्रतिचुंबकीय पदार्थ होगा। अगर म्यू आर का मान 1 से बड़ा है तो अनुचुंबकीय होगा, अनुचुंबकीय होगा। अगर म्यू आर का वैल्यू 1 से बहुत ज्यादा बड़ा है वो क्या हो जाएगा, लौह चुंबकीय हो जाएगा। ठीक बात याद रखिएगा। अगला प्रश्न, तो वीडियो पसंद, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और अपने दोस्तों को शेयर कर दिए, क्योंकि अब इस पर हम, अब कितने दिन बचे हैं आप लोगों के पास, आज कितनी, आज 18 तारीख हो गई, 18 तारीख हो गई, 18 2 दिन इधर बचे और 7 दिन उधर, टोटल आपके पास 9 दिन बचे हैं। 9 दिन में जोड़ के बचे तो 8 दिन आप लोगों के पास बचे हैं इसके लिए, दिल्ली पुलिस के लिए। ठीक है, तो आप जोर जोर सब लगा दीजिए, तो अब तैयारी लगे रही। आपको हम 8 दिन मतलब 50 गुणे कर लीजिए, 50 गुणे 8 कितने, 8 5 40, 400 प्रश्न आपको करा देंगे और कंसेप्ट भी करा देंगे, तो साथ साथ में सब कुछ आपका इसमें कवर हो जाएगा। ठीक है, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।